14 अप्रैल के बाद, क्योंकि यह 14 अप्रैल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के उपलक्ष्य में था। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में कोरोना की जो महामारी है, इसके कारण जिस उल्लास के साथ हम हर साल बाबा साहेब की जयंती को मनाते थे, उस उल्लास में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कमी ज़रूर रह गई। लेकिन हमने गौर किया, हमने देखा कि उस महामारी के बावजूद भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे इस बार बहुत पहले की अपेक्षा बहुत ही ज़ोरदार तरीके से अंबेडकर को याद किया गया। और अंबेडकर को याद करने का सेंस मेरा यह है कि सिर्फ उनकी पूजा करना या उनके प्रतिमा पर फूल चढ़ाना ही हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि बाबा साहब ने इतना काम किया है और उनके कामों को हम एक लिस्ट बनाकर चर्चा करें तो हम लोग की पूरी उम्र गुजर जाएगी और उनके कामों की पूरी तरह हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। इसी 130वीं जयंती के उपलक्ष्य में हमने एक सोचा कि हमने क्यों ना बाबा साहब के विचारों को, उनके जो भाषण हैं, उनके भाषणों की एक श्रृंखला बनाई जाए। उनकी श्रृंखला को लेकर हम एक सामान्य सभी लोगों तक पहुंच पाएँ और जो जो बातें उन्होंने भाषणों के माध्यम से हम लोगों के लिए आदेशित किया है, उसको हम समझ पाएँ। और अगर समझ गए तो निश्चित रूप से जो बाबा साहब के सपनों का भारत है, जिस सपने से वो भारत के बारे में सोचते थे, निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम उसके नज़दीक तक ज़रूर जा पाएंगे। एक उनके सामाजिक समरसता के समाज की संकल्पना जो है, उसको हम पूरा करने में कुछ न कुछ योगदान ज़रूर दे सकते हैं। मैं जिक्र करूंगा इस बार एक ऐसे इनके भाषण में जब इन्होंने कहा कि 7 करोड़ अछूत अगर इकट्ठा हो जाएं, अगर चाह लें तो ये हिमालय को भी उठाकर नीचे ज़मीन में गाड़ देंगे। अब इनके विचार से एक बात क्लियर हो रही है कि यह समूह को कितना तरजीह देते रहे होंगे, समूह को कितना महत्वपूर्ण स्थान दिया इन्होंने अपने जीवन में। इन्होंने कहा संगठन कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। मैं इनके एक भाषण की चर्चा करूंगा। इनकी भाषण की चर्चा जो है वो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर लेखन और भाषण खंड 18 में भाग 1 पृष्ठ संख्या 11 पर पूरा लिखित रूप से है। यह समय उस समय का समय है कि जब 9 मार्च 1924 को दिन रविवार का दिन था। मुंबई के दामोदर हाल में 4 बजे के आसपास एक सभा का आयोजन किया गया और उस सभा के अतिथि, जो मुख्य अतिथि थे, वो बाबा साहेब थे। और वो याद करिए कि वही सभा थी कि जिसमें पहली बार बहिष्कृत हितकारिणी सभा को प्रमोट किया गया या उसके नाम से संबंधित एक संगठन की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसका मतलब कि 24 में ही बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन करने का प्रावधान पहली बार आया था। अब आप देखें कि डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्ताव रखा था उस समय 24 मार्च को कि हमें बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन करना है, और उन्होंने उस प्रस्ताव को सभा ने स्वीकार कर लिया था। और उस संगठन का जो मेन घोष था, सबसे इम्पोर्टेंट, मैं इसीलिए इस भाषण का जिक्र करना चाह रहा था कि जो सबसे मेन घोष था वह था शिक्षित बनाओ, संघर्ष करो और संगठित करो। याद करिए कि बाबा साहब के विचारों का जो सबसे क्रक्स यही है, शिक्षित बनो, संगठन बनाओ, संघर्ष करो। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो यह विचार पहली बार 9 मार्च 1924 को यह मुंबई के उस सभागार में बाबा साहब ने व्यक्त किया था कि उसी शब्द को लेकर पूरा जीवन पर्यंत ये संघर्ष करते रहे, संगठन बनाते रहे, शिक्षित करते रहे। इसका मतलब कि 1924 का यह रविवार भारत में आने वाले भविष्य को संगठन के रूप में, शिक्षित करने के रूप में, संघर्ष करने के रूप में तय होने वाला था। हमें ध्यान रखना होगा कि अब उन्होंने तय किया लोगों को शिक्षित करो, उनके मन में अपनी दुर्दशा के प्रति चिढ़ पैदा करो।
और उनका संगठन बनाओ। बाबा साहब ने कहा कि केवल शिक्षित मत करो, इनके मन में बताओ कि इनकी दुर्दशा का क्या स्थिति है, क्या स्तर है। इनके अंदर जब चिढ़ हो जाएगा कि नहीं हमारी दुर्दशा इस तरह की है, तो निश्चित रूप से फिर संघर्ष करने के लिए संगठन बनाएंगे और फिर संगठन बनाने के बाद फिर संघर्ष करेंगे। बाबा साहब का ये सूक्ति वाक्य आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण 1924 में उन्होंने शुरुआत किया था। अब आगे देखते हैं इसमें कि पहले घोषवाक्य में अछूत समाज की प्रधानता थी। जब पहले उन्होंने कहा कि शिक्षित बनाओ, संघर्ष करो और संगठित करो, तो इसमें उन्होंने क्या अछूतों को इकट्ठा करने का प्रयास किया इन्होंने पूरी तरह। लेकिन दूसरे में जब उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो, तो उन्होंने कहा कि दूसरा पहलू भी उन्होंने रखा सामने। और दूसरा पहलू क्या था कि इसमें समूह को बल दिया, समूह की प्रधानता थी। बोला कि समूह इंपॉर्टेंट हमारे लिए। बाबा साहब के सूक्ति वाक्य में इस बात का जिक्र मिलता है। अब आप देखिए कि दलित आंदोलन में शिक्षित समूह शिक्षित बनता गया, शिक्षित समूह शिक्षित बनता गया, साथ में समाज से आए गरीब लोग भी शिक्षित होते गए और इस प्रकार समाज में बुद्धिजीवी समूह बनते चला गया। साथ साथ यह समूह उपभोगवादी भी बनते गया। कुछ हद तक वो संगठित भी हुआ, लेकिन संघर्ष करते वक्त अपने स्थापित होने के मार्ग निर्धारण में वह संकुचित हो गया। बाबा साहब ने जो बात कही थी कि शिक्षित भी लोग बने, संगठन भी बनाए, लेकिन जब संघर्ष करने की बारी आई तो सब लोग ये संकुचित भावना के साथ में अपना अपना देखने लगे। और जो संघर्ष करने का उद्देश्य था हमारा, शिक्षित बनाकर, संगठित होकर, वो कहीं न कहीं संघर्ष के दौर में जहाँ होना चाहिए था वहाँ पर कमज़ोर पड़ गया। अब आगे देखिए इसमें बाबा साहब क्या कहते हैं कि समाज को शिक्षित करना, उन्हें उनकी दीनहीन स्थिति के प्रति सावधान करना, उन्हें जागरूक करना, उनके मन में दीनहीन अवस्था के प्रति चिढ़ उत्पन्न करना, फिर उन्हें संगठित करना संभव नहीं हो सका। जो पहले हुआ था फिर दोबारा वह नहीं कर पाए, संगठन संभव नहीं हो सका। यदि हम समाज के शिक्षित वर्ग के प्रति नीरछीर विवेक के साथ विचार करें तो वह एक अजगर बन गया है। ऐसा अजगर कि जिसे पेट भरने के लिए किसी नीति शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, उसे तो सिर्फ खाना चाहिए। क्यों ना दलित समाज के पूरे साधन ही उन पर लुटा दिए जाएं, फिर भी उनका पेट नहीं भरता। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो दलितों के जो नेता हितैषी बने फिरते हैं, ये उनके लिए कथन ज़्यादा उपयुक्त होता है कि इनका पेट कितना भी भरा हो, पूरे दलित समूह को खिला दिया जाए, इनका पेट नहीं भरेगा। इनकी जो जिजीविषा है खाने के प्रति, वो हमेशा और बढ़ती जा रही है। हमारे पास संसाधन ही कितने हैं? बाबा साहब कहते हैं कि हमारे पास संसाधन ही कितने हैं। सरकारी नौकरियां और अम्बेडकरी आंदोलन से छेड़छाड़ करने पर शराब की दुकान, राशन दुकान, स्कूल, कॉलेज इत्यादि दिनांक 20 जुलाई 1924 को विधिवत बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की गई। बहिष्कृत हितकारी सभा का कामकाज माननीय शिवतरकर जी बहुत अम्बेडकर जी के खास हुआ करते थे, उनकी जिम्मेदारी दी गई। लेकिन कुछ जातिगत कारणों से महार समाज के सेवक जो लोग थे वो माननीय शिवतरकर जी से बहुत नाराज़ रहते थे। वो चाहते नहीं थे कि इनको सारा काम बाबा साहब सौंप दें। अब चूँकि बाबा साहब के करीबी होने के कारण बाबा साहब इन पर बहुत विश्वास करते थे, उन्होंने एक काम उनको सौंपा था। उन लोगों में कानाफूसी चलती रहती थी। उस वक्त डॉक्टर अम्बेडकर ने शिवतरकर के विरोधियों को बहुत ज़्यादा फटकारा, और फटकारते हुए जो उन्होंने वक्तव्य दिया, मैं वक्तव्य लाइन टू लाइन पढ़ना चाहूँगा। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि बाबा साहब उस समय कितने संघर्षशील थे, क्या क्या करना चाहते थे एक समाज के लिए, अछूतों के लिए, संगठन के लिए, संघर्ष करने के लिए, किन किन चीज़ों पर विशेष बल देते थे। ध्यान रखिए कि बाबा साहब कहते हैं कि हे सज्जनों, शिवतरकर हर समय मेरे साथ रहते हैं। संस्था का जो भी काम उन्हें दिया जाता है उसे वे करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम लोग उनका विरोध क्यों करते हो। मैं अपने समाज के सर्वांगीण विकास के लिए निपुणता और ईमानदारी से काम करने वाला हूँ। उसी काम को करने के लिए मैंने इतनी शिक्षा ग्रहण की। बाबा साहब स्पष्ट करते हैं कि मैंने जो पढ़ाई लिखाई किया है मेरे काम की नहीं है, उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए मैंने शिक्षा ग्रहण किया है। मैंने जो ज्ञान शक्ति प्राप्त की है उसका उपयोग मैं सिर्फ अपने परिवार और जाति के लिए नहीं करता हूँ।
अगर आप जो बाबा साहब के ऊपर बार बार टिप्पणी करते हैं कि वो अपने दलित समाज के लिए काम किया, ये उनके लिए बाबा साहब की लाइन है कि जो उन्होंने पढ़ा लिखा है वो सिर्फ परिवार और जाति के लिए नहीं कर रहे हैं, मैं समस्त अछूत समाज के आंदोलन में उसका उपयोग करूंगा। उन्होंने उसी समय स्पष्ट कर दिया था 24 में कि घबराइए मत, जितना पढ़ाई लिखाई मेरी है ये पूरे अछूत समाज के आंदोलन में इसका पूरा प्रयोग करूंगा, इसका पूरा उपयोग करूंगा। उन्हीं बातों के लिए मैंने कुछ योजनाएं भी बनाई हैं। यदि ये योजनाएं सफल हो जाती हैं तो अछूत और सवर्ण समाज का हित सध जाएगा। उसी समय इन्होंने एक अपने जो भविष्यवाणी उन्होंने व्यक्त किया, कहा कि अगर सारी चीज़ें जो योजनाएं हमने बनाई हैं, अगर इन योजनाओं को हम अमल के रूप में ला सकेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जितने हित हैं वो सब सध जाएंगे। अछूतों के प्रश्न बहुत विकट हैं, मैं सभी प्रश्नों को हल नहीं कर सकूंगा, मैं यह जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं यह सभी प्रश्न दुनिया के सामने रख कर उनकी तरफ से दुनिया का ध्यान अवश्य आकर्षित कर लूँगा। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है, अछूतों की समस्याएं हिमालय की तरह भयंकर रूप से विशाल हैं। उन्होंने तुलना कैसे किया हिमालय से, बोला कि अछूतों की जो समस्याएं हैं इतनी आसान नहीं है कि जो आराम से हो जाए, यह हिमालय की तरह विकराल है। जिस तरह हिमालय का विस्तार है उसी तरह अछूतों की समस्याओं का भी विस्तार है। इस हिमालय में टक्कर मारकर मैं अपना सिर फोड़ने वाला हूँ। इनका बाबा साहब की कॉन्फिडेंस देखिए आप कि 24 में उस समय हम कल्पना नहीं कर सकते कि अछूतों की स्थिति कैसी रही होगी। बाबा साहब कहते हैं कि मैं हिमालय में, इस समस्याओं के हिमालय में सर लगाकर, सर से टक्कर मारकर फोड़ने से अपना सिर फोड़ने वाला को, उनको पता है कि हिमालय में सिर मारने से हिमालय नहीं टूटेगा बल्कि सिर फूटेगा। वो साफ कह भी रहे हैं कि मैं सिर फोड़ने वाला हूँ। हिमालय के धराशाही न होने पर भी मेरा रक्त रंजित सिर देखकर उन्होंने उम्मीद किया था। समूह की बात करते हुए क्या कहते हैं कि हिमालय के धराशायी नहीं होने पर, लेकिन जो मेरा खून से भरा जो ये सिर जब लोग देखेंगे, देखकर 7 करोड़ अछूत लोग उस हिमालय को ज़मीन में गाड़ने के लिए एक पैर पर खड़े होने को तैयार हो जाएंगे। समूह की शक्ति देखिए। बाबा साहब ने 24 में क्या कल्पना किया, बोला कि अगर आप मुझे अपना नेता मानते हैं, मुझे ये मानते हैं कि मैं आपके लिए कुछ काम करने को तैयार हूँ, मेरी योजनाएं अगर आप सफल करना चाहते हैं, तो एक संगठन, एक समूह बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हमें एक समूह में रहना, एक संगठन बनाना। इस संगठन का जोर देखिए बाबा साहब ने कैसे दिया। कहा कि अगर हम जो अछूतों की हिमालय रूपी समस्याएं हैं, इस पर जब मैं सिर मारूंगा तो निश्चित रूप से हिमालय का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा सिर ज़रूर फूटेगा। और जब सिर फूटेगा तो खून भी निकलेंगे। जब खून निकलेगा तो निश्चित रूप से क्या होगा कि 7 करोड़ जो अछूत हैं वो देखकर चुपचाप नहीं बैठेंगे। फिर क्या करेंगे, उस हिमालय को ज़मीन में गाड़ने के लिए एक पैर पर खड़े हो जाएंगे और उसके लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देंगे। बाबा साहब ने क्या सोचा था संगठन को लेकर, न्यौछावर कर देंगे। इसे तुम लोगों को अच्छी तरह याद रखना चाहिए। यदि तुम लोग आपस में इसी तरह का द्वेष करने लगे तो मैं ही क्या, खुद ईश्वर भी तुम्हारे कल्याणार्थ कुछ नहीं कर सकेगा, यानी ईश्वर भी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के कहने का असर सभी लोगों पर पड़ा और बाद में सब लोग सूरतकर जी के साथ सहयोग करने लगे। यानी बाबा साहब के जो संगठन की भावना थी, यह 1924 के महाराष्ट्र के मुंबई के जो क्या कहते हैं दामोदर हॉल में 4 बजे मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में जो प्रस्ताव उन्होंने लाया था उसका एक फ़ायदा निकल कर आया। एक तो बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन हुआ, दूसरा जो उन्होंने स्लोगन दिया था शिक्षित बनाओ, संगठित बनाओ, फिर संघर्ष करो, उसको असली जामा पहनाया इन्होंने। और इसी कारण उन्होंने कहा कि अगर 7 करोड़ पूरे अछूत भारत में है तो 7 करोड़ अछूत अगर इकट्ठा हो गए तो हिमालय क्या, हिमालय से बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं जो हमारी समस्याओं के रूप में हैं वो सब खंडित हो जाएंगी, सब टूट जाएंगी। इन्हीं सब बातों के साथ आज का जो पहला वीडियो मैंने बनाया, यही सोचकर कि बाबा साहब का जो पहला स्लोगन है शिक्षित बनने की बात करते हैं, संगठित होने की बात करते हैं, संघर्ष करने की बात करते हैं। आखिर ये स्लोगन आया कहाँ से, उनकी सोच में कहाँ से आया, किस सभा में उन्होंने पहली बार इसको रखा, ये बात मैं चाहता था कि सभी लोगों के पास पहुँचे, इसलिए मैंने पहला वीडियो बनाया। अगर आप लोग सहयोग करेंगे, अगर आप लोग इसको देखेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तो मैं आपसे एक वादा कर रहा हूं कि बाबा साहब के व्याख्यानों पर मैं एक श्रृंखला चलाऊंगा। हर हफ्ते में 2 या 3 दिन उनके एक भाषण को लेकर विश्लेषण करूंगा और
आप तक उनकी बातों को सामान्य भाषा में पहुंचाने का प्रयास करूंगा। जय भीम साथियों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।